बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिस्टमैटिक वे टू फिजिक्स। MD-CAT and ECAT preparation. Now we are going to discuss chapter number 4, that is about work, power and energy. First topic is work done by a constant force. As we know, work is done when a force is applied on a body and body covers some displacement in the direction of force. So work done by a constant force is defined as the product of the magnitude of displacement and the component of force in the direction of displacement. If a force F acts upon a body and the body is displaced from its initial position to final position through some displacement d, then work done is given by W is equal to F vector dot d vector, or Fd cos theta, or as we know, force is a vector quantity, displacement is a vector quantity, but work is a scalar quantity. We get a scalar out of two vectors when we multiply them through dot product or through dot operation, and that dot operation means magnitude of the first vector times magnitude of the component of second vector in the direction of first vector. तो d यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट को फर्स्ट वेक्टर लिया है उसकी मैग्नीट्यूड इनटू फोर्स का कंपोनेंट लिया जो d की डायरेक्शन में होगा, जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा, f cos थीटा. सो एफ डी cos थीटा या डी एफ cos थीटा ये हमारा होगा वर्क. दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा एक स्केलर होता है. Now we have various types of work: positive work, negative work. Positive work कब होता है? वर्क डन पॉजिटिव होता है. इसका मतलब क्या होता है? फोर्स या इसका कंपोनेंट जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल होता है. जो एंगल होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में वो ज़ीरो से बड़ा या ज़ीरो के इक्वल होता है और 90 से छोटा होता है. जब एंगल 90 से छोटा होगा और ज़ीरो के इक्वल या ज़ीरो से बड़ा होगा तो उस वक्त जो वर्क होता है वो पॉजिटिव वर्क होता है. पॉजिटिव वर्क का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव वर्क सिग्निफाइज दैट द एक्सटर्नल फोर्स फेवर्स द मोशन ऑफ द बॉडी. मीन जो एक्सटर्नल फोर्स हम लगा रहे होंगे उससे बॉडी एक्सेलरेट कर रहा होगा, बॉडी तेज़ हो रहा होगा जब पॉजिटिव वर्क होगा. On the other hand, when we talk about negative work means the force or its component is opposite to displacement. Force और displacement, फोर्स या उसका कंपोनेंट जो है वो जब डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो उस वक्त जो वर्क होगा वो नेगेटिव होगा. और एंगल जो है वो 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा या 180 के इक्वल होना चाहिए. ये एंगल की जो के लिए कंडीशंस हैं, शुड बी ग्रेटर देन 90 बट लेस देन और इक्वल टू 180. और जब ऐसा होगा तो वर्क क्या होगा? वर्क नेगेटिव होगा. और नेगेटिव वर्क क्या करता है? नेगेटिव वर्क सिग्निफाइज दैट द एक्सटर्नल फोर्स अपोजेस द मोशन ऑफ द बॉडी. बॉडी की मोशन को वो अपोज करती है, मीन बॉडी को रोकने की कोशिश करती है. जब नेगेटिव वर्क होता है मीन बॉडी जो है वो उसको स्टॉप करने की कोशिश की गई होती है. एग्जाम्पल क्या है? व्हेन अब पॉजिटिव वर्क की एग्जाम्पल क्या है? व्हेन अ पर्सन लिफ्ट्स अ बॉडी फ्रॉम ग्राउंड, द वर्क डन बाय द लिफ्टिंग फोर्स इज पॉजिटिव. अब जब लिफ्ट कर रहा है मीन वो अपनी जो मसल की फोर्स है अपनी हैंड वो ऊपर तरफ लगा रहा है और वो जो वेट है वो भी अपवर्ड मूव कर रहा है. इसका मतलब क्या हुआ? दोनों अपवर्ड मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? जो वर्क हो गया वो पॉजिटिव हो गया. जबकि अब जब वो वेट को ऊपर उठा रहा होगा लेकिन जो ग्रेविटी की फोर्स है वो डाउनवर्ड लग रही होगी. अगर हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी के लिहाज से बात करेंगे तो वो वर्क जो होगा वो नेगेटिव होगा. इसी तरह when a lawn roller is pulled by applying a force along the handle at an acute angle mean less than 90,
वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इज पॉजिटिव। जब आप लॉन मूवर में लॉन की घास काटने के लिए लॉन मूवर जब चलाते हैं तो जो एंगल होता है 90 से छोटा बन रहा होता है, इसलिए वर्क होता है वो पॉजिटिव होता है। On the other hand, when a body is made to slide over a rough surface, then work done by the frictional force is negative. Third example है when a spring is stretched, work done by the external force is positive. जब आप एक स्प्रिंग को पकड़ के खींचते हो तो वर्क पॉजिटिव होता है। Similarly, when a positive charge is moved towards another positive charge, जब दो सिमिलर चार्जेस को आप एक दूसरे की तरफ मूव करवाओगे तो जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा। मैक्सिमम वर्क क्या होता है, एफ डी या एफ एस होता है, और मिनिमम वर्क जो है माइनस एफ एस होता है, क्योंकि नेगेटिव जो होता है वो जीरो से भी लेस होता है। मैक्सिमम वर्क पॉजिटिव एफ एस, और जो मिनिमम वर्क है वो नेगेटिव एफ एस होता है। कॉस थीटा इज इक्वल टू मैक्सिमम, मतलब जब कॉस की वैल्यू मैक्सिमम होगी, मतलब कितनी 1 होगी, तो उस वक्त एंगल कितना होता है, एंगल 0 डिग्री होता है। उस वक्त जो फोर्स होती है वो मैक्सिमम वर्क करती है। इट मीन force does maximum work when angle between force and displacement is 0, जबकि जब cos थीटा मिनिमम होता है, मिनिमम मीन -1 होता है, और ऐसा कब मुमकिन है, जब थीटा 180 डिग्री होगा। इट मीन फोर्स डज मिनिमम वर्क, मैक्सिमम नेगेटिव, या इसको मिनिमम वर्क कहा जाता है व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री। याद रखिएगा ये बात। जीरो वर्क क्या होता है? अंडर 3 कंडीशंस वर्क डन बिकम जीरो, जब जिसको एफ डी कॉस थीटा या एफ एस कॉस थीटा जीरो कब होता है, ये हम डिफरेंट 3 कंडीशन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। पहला है इफ़ द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होंगे एंगल बनेगा 90 डिग्री, और जब कॉस 90 वोट करेंगे तो ज़ीरो आता है। इसका मतलब जब एंगल 90 होता है, फोर्स या फोर्स का कोई भी कंपोनेंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में नहीं होता, उस वक्त जो डिस्प्लेसमेंट कवर होगा वो फोर्स के खुद फोर्स की वजह से या उसकी कंपोनेंट की वजह से कवर नहीं होता, इसलिए वर्क नहीं होता। एग्जाम्पल क्या है, व्हेन अ कुली ट्रेवल्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म विद अ लोड ऑन हिज हैंड, उस वक्त वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी बाय द कुली इज जीरो। When a body moves in a circle, then work done by the centripetal force is always zero, because एंगल जो है वहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 90 बन रहा होता है। इसी तरह इन केस ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फोर्स भी हमेशा डिफ्लेक्टिंग फोर्स होती है, 90 के एंगल पे एक्ट करती है, इसलिए वो भी वर्क नहीं कर रही होती है। सो जब जब एंगल 90 बनेगा बिटवीन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तब तब जो वर्क होगा वो नहीं होगा। सेकेंड है इफ़ देयर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, अब आप फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रहा। आप किसी दीवार को आप उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं लेकिन दीवार मूव नहीं कर रही है, या हैवी पत्थर को जब आप डिस्प्लेस करने की कोशिश करते हो तो आप फोर्स तो लगा रहे होते लेकिन डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रहा होता, इसका मतलब वर्क नहीं हो रहा होता। एग्जाम्पल के तौर पे व्हेन अ पर्सन ट्राइज टू डिस्प्लेस अ वॉल और हैवी स्टोन बाय अप्लाइंग फोर्स देन इट डज नॉट मूव, द वर्क डन इज जीरो। Second example है weight lifter does work in lifting the weight off the ground but does not work in holding it up। इसी तरह if there is no force acting on the body, अगर हम कहेंगे फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, एग्जाम्पल है मोशन ऑफ एन आइसोलेटेड बॉडी इन फ्री स्पेस, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स कोई बॉडी के ऊपर एक्ट नहीं कर रही होती है आइसोलेटेड सिस्टम में। सो मोशन ऑफ एन आइसोलेटेड बॉडी इन फ्री स्पेस, उस वक्त उस पर वर्क नहीं हो रहा होता, क्योंकि उस पर किसी किस्म की एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती है। ये हैं जीरो वर्क के एग्जांपल्स। नाउ वी हैव डायमेंशंस एंड यूनिट्स ऑफ वर्क। डायमेंशनल यूनिट ऑफ वर्क इज ml स्क्वायर t इनवर्स स्क्वायर, सेम एज दैट ऑफ टॉर्क। डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट्स, 2 तरह के यूनिट्स हम डिस्कस करेंगे, एक एब्सोल्यूट यूनिट्स और ग्रेविटेशनल यूनिट्स। एब्सोल्यूट यूनिट जो वर्क है वो जूल है एसआई में, और सीजीएस में जो है वो अर्ग होता है, और एफपीएस में याद रखिएगा फुट पाउंड होता है। तो यहाँ पे हम जो है वो जूल और अर्ग को डिस्कस कर रहे हैं। जूल, वर्क डन इज सेड टू बी 1 जूल व्हेन 1 न्यूटन फोर्स displaces the body through 1 meter।
1 न्यूटन की फोर्स बॉडी के ऊपर एक्ट करे और वो 1 मीटर मूव करे तो हम क्या करेंगे, वर्क 1 जूल है। जैसा कि W=FD या FS होता है, तो W 1 जूल होगा जब 1 न्यूटन की फोर्स 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगी। तो CGS यूनिट क्या है, अर्ग, ERG, अर्ग। अर्ग इज द SI यूनिट, is a CGS unit of work. Work done is said to be 1 erg when 1 dyne force acts on the body and body moves through displacement of 1 centimeter in the direction of force. So W is equal to FD, 1 erg is equal to 1 dyne into 1 centimeter. Now relationship between joule and erg, 1 joule होता है, याद रखिएगा 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होता है, जब 1 अर्ग जो होता है वो 10⁻⁻⁷ जूल के इक्वल होता है। जूल बिगर यूनिट है और जो अर्ग है वो छोटा यूनिट है। इसी तरह FPS सिस्टम में, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम में जो यूनिट ऑफ वर्क होता है वो फुट पाउंड होता है, याद रखिएगा। ग्रेविटेशनल यूनिट किलोग्राम मीटर, ग्रेविटेशनल यूनिट्स जो है वो किलोग्राम मीटर है। SI तो 1 किलोग्राम मीटर जो होता है वो 9.81 जूल के इक्वल होता है, जबकि ग्राम सेंटीमीटर जो है वो CGS यूनिट होगा। CGS सिस्टम में ग्रेविटेशनल यूनिट होगा और 1 ग्राम सिस्टम जो 1 ग्राम सेंटीमीटर जो है 981 अर्ग के बराबर होगा। ये यूनिट्स याद रखने हैं, इम्पॉर्टेंट हैं आपकी नॉलेज के लिए। वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स, it is the case in which work done and in which force does not remain constant. जब फोर्स कांस्टेंट ना रहे तो उस वक्त वर्क कैसे किया जाता है, उस वक्त फोर्स को कांस्टेंट रखा जाता है बाय डिवाइडिंग द पाथ इनटू स्मॉल स्मॉल इंटरवल्स। कब ऐसा होता है कि फोर्स कांस्टेंट नहीं रहती, तो इसमें कुछ एग्जांपल दी गई हैं। वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विच वेरीज एज द इनवर्स स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सेंटर। इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, F इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होता है। उस वक्त जो फोर्स है वो R के स्क्वायर के साथ वेरी कर रही होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। R बढ़ने से फोर्स कम हो रही होती है, फोर्स कांस्टेंट नहीं है, तो फिर वर्क डन जो है वो करने के लिए फोर्स कांस्टेंट रहनी चाहिए, लेकिन कांस्टेंट फोर्स नहीं है। इसी तरह फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग इंक्रीजेज विद द अमाउंट ऑफ स्ट्रेच, F इज इक्वल टू KX, ये हुक्स लॉ पढ़ा हुआ आप लोगों ने। F इज इक्वल टू KX, K कांस्टेंट है, F और X आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे हम X डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होता जाएगा, फोर्स ज़्यादा होती जाएगी, इसका मतलब फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं है। Work done by variable force is found by dividing the path into small displacements intervals and then taking the sum of the work for all such intervals. ग्राफिकल मेथड है वर्क निकालने का। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को आपस में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं और फिर जो एरिया है फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का वो हमें वर्क देता है। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होते हैं उस वक्त जो ग्राफ होता है वो F में, फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में ड्रॉ किया जाता है। लेकिन जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कोई एंगल बन रहा होता है तब जो ग्राफ होता है वो F cos थीटा मीन कंपोनेंट ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ड्रॉ किया जाता है। तो उस वक्त ग्राफ जो है वो, ग्राफ की शेप कैसी आएगी, ग्राफ की शेप एक रेक्टेंगल की शक्ल की आएगी और आप इसका एरिया लोगे रेक्टेंगल का तो लेंथ इंटू विड्थ मल्टीप्लाई करोगे तो F और D या FD cos थीटा इंटू डी, F cos थीटा इंटू डी आ जाएगा और ये वर्क के इक्वल होता है। तो याद रखिएगा न्यूमेरिकली जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो एरिया है वो वर्क के इक्वल होता है। Now what is gravitational field? The space around the earth in which its gravitational force acts on a body is called gravitational field. When an object is moved in gravitational field, the work is done by the gravitational force. There are three possibilities. Number one, if displacement is in the direction of gravitational force, the work done is positive. Mean जब कोई बॉडी डाउनवर्ड मूव करता है उस वक्त डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी डाउनवर्ड होती है, तो वर्क पॉजिटिव होता है। और अगर इफ द डिस्प्लेसमेंट इज अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर कोई चीज़ ऊपर फेंकी गई है तो उस वक्त उसका डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड है, एंगल 180 बन रहा है, तो वर्क नेगेटिव होगा। इफ द डिस्प्लेसमेंट इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देन एंगल 90 बनेगा, नो वर्क इज डन। कंजर्वेटिव फील्ड, the field in which the work done by is independent of the path followed or work done in closed path is equal to 0 is called conservative field.
एग्जाम्पल्स हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अब कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में डिफरेंस क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या है? जिनसे किया गया वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। या हम ये कह सकते हैं कि द फोर्स विद विच वर्क डन इन क्लोज पाथ इज जीरो इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। और नॉन कंजर्वेटिव क्या होगी? द फोर्स विद विच वर्क डन इन क्लोज पाथ इज नॉट इक्वल टू जीरो, और द फोर्स विद विच वर्क डन डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड इज कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में डिफरेंस है। कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन कौन सी हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, एट्सेट्रा। ये कंजर्वेटिव फोर्सेस की एग्जांपल है। जबकि नॉन कंजर्वेटिव में फ्रिक्शनल फोर्स है, टेंशन द स्ट्रिंग है, नॉर्मल फोर्स है, परपर्शन फोर्स है, परपर्शन फोर्स ऑफ मोटर है। ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की एग्जांपल याद रखिएगा, ये एज ऑब्जेक्टिव पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट वी हैव पावर। What is power? The rate at which work is being done. The rate of doing work is called power of the body or work done per unit time. तो एवरेज पावर होती है टोटल वर्क डन को टोटल टाइम के ऊपर डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा आ जाता है एवरेज पावर। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है? पावर ऑफ द बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। और जब एक बॉडी के ऊपर फोर्स एफ लग रही है, वो डिस्प्लेसमेंट डी कवर कर रहा है, उस वक्त जो पावर होगी वो कैसे डिफाइन करेंगे? work done power can also be defined as the dot product of force and velocity, f dot d और या f dot v is equal to पावर होता है, या p is equal to f v cos theta। ये होगा पावर का फार्मूला इन केस ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी, एज वी नो p इज इक्वल टू w ओवर t। वर्क डन स्केलर है, टाइम स्केलर है, तो पावर भी स्केलर होगी। ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वाट और जूल पर सेकेंड। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर इज हॉर्स पावर, और 1 हॉर्स पावर में 746 वाट्स होते हैं, या 550 फुट पाउंड पर सेकेंड। एरिया अंडर पी टी कर्व इज इक्वल टू वर्क डन। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी इज किलोवाट आवर, और किलोवाट आवर को हम यूनिट भी कहते हैं। और 1 यूनिट या 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मिलियन जूल या मेगा जूल के इक्वल होता है। इसी तरह अगर हम ये 1 मेगावाट आवर लिखना चाहेंगे तो 1 किलोवाट आवर है, 1 किलोवाट आवर 3.6 मेगा जूल के इक्वल होता है, और 1 मेगावाट आवर जो होता है वो 3.6 गीगा जूल के इक्वल होता है। Next we have kinetic energy. The energy possessed by a body by virtue of its motion. जब एक बॉडी मूव कर रहा है तो उसके अंदर एनर्जी है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड kinetic energy. एग्जांपल्स क्या हैं? फ्लोइंग वाटर पोजेसेस kinetic energy। इसी तरह मूविंग व्हीकल्स हैं, मूविंग एयर है, मूविंग कार्स हैं, साइकिल मोटरसाइकिल हैं, इन सब के अंदर जो है वो kinetic energy मौजूद होती है। kinetic energy का फार्मूला आप सब जानते हैं, kinetic energy इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये फार्मूला ड्राइव किया गया है, आपको फार्मूला ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं, सिंपल आपको याद होना चाहिए कि जो kinetic energy होती है वो हाफ एम वी स्क्वायर होती है। और एक और बात याद रखनी है, kinetic energy कैन नेवर बी नेगेटिव। kinetic energy नेगेटिव होगी अगर मैथ नेगेटिव होगा, या v का स्क्वायर जो है वो नेगेटिव होगा। ये हो नहीं सकता, ना मैथ नेगेटिव होता है ना v का स्क्वायर नेगेटिव होता है। इसलिए याद रखना है, kinetic energy can never be negative, it is always positive. This is the relationship between kinetic energy and linear momentum. As we know, kinetic energy हाफ एम वी स्क्वायर होती है। अगर हम m से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें तो हमारे पास बनता है कि एक E इज इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर ओवर m। तो m स्क्वायर वी स्क्वायर को हम p स्क्वायर या p स्क्वायर ओवर 2m आ जाएगा, E इज इक्वल टू p स्क्वायर ओवर 2m। या हम जानते हैं 1/2 एम वी स्क्वायर, तो हम m को लिखेंगे, p को एम वी होता है, m इज इक्वल टू आ जाएगा p ओवर v। तो वैल्यू पुट कर देंगे, p ओवर v, v से एक v कट जाएगा, हाफ पी वी। याद रखना है हाफ पी वी, ये एक kinetic एनर्जी होती है, या E इज इक्वल टू p स्क्वायर ओवर 2m होता है। तो वी कैन से दैट kinetic एनर्जी इज इक्वल हाफ एम वी स्क्वायर या हाफ पी वी या p स्क्वायर ओवर 2m। ये सारे इसके फार्मूले। मोमेंटम यहाँ से कैसे निकल आएगा? मोमेंटम इज इक्वल टू 2e ओवर v या 2me स्क्वायर रूट होता है। फ्रॉम अबव रिलेशन
it is clear that a body cannot have kinetic energy without having momentum. kinetic energy कब होगी? जब momentum होगा, और momentum कब होगा? जब kinetic energy होगी. दोनों लाजमी मौजूद हैं. As we know, kinetic energy is equal to half mv square. Kinetic energy is directly proportional to mass and directly proportional to v square. mass डबल करेंगे kinetic energy डबल होगी, लेकिन स्पीड डबल करेंगे kinetic energy 4 टाइम होगी, क्योंकि v के स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. और अगर हम mass और velocity को दोनों को डबल करेंगे तो kinetic energy कितनी हो जाएगी? 8 टाइम, क्योंकि mass के बढ़ने से डबल हुई और स्पीड के बढ़ने से 4 टाइम हुई, और 4 2 ज़ार 8 टाइम. 8 टाइम kinetic energy में इंक्रीज आ जाएगी. यहाँ हम लिख सकते हैं kinetic energy इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर को v डॉट v, क्योंकि सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड, तो v स्क्वायर को हम v डॉट v लिख सकते हैं. तो m और v को मल्टीप्लाई कर दें आपस में, ये बन गया मोमेंटम p डॉट v. तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ एवरेज मोमेंटम एंड वेलोसिटी या डॉट प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम एंड एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड किनेटिक एनर्जी. ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, याद रखिएगा. These are the various graphs drawn between kinetic energy and velocity and mass and in kinetic energy, momentum and kinetic energy etc. तो वो जो लेफ्ट की तरफ ऊपर टॉप पहला ग्राफ है, ये ई और वी स्क्वायर में है. तो डेफिनेटली डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, लेकिन ई इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू वी के स्क्वायर के हैं. और यार मैंने कहा था कि किनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती. स्पीड अगर नेगेटिव होगी तो किनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगी. तो ये ग्राफ आप देख सकते हैं. इसी तरह ई और पी स्क्वायर में ग्राफ देख सकते हैं. ई और एम आपस में, किनेटिक एनर्जी और मास आपस में इन्वर्सली हैं. कब? जब मोमेंटम कांस्टेंट होगा, क्योंकि ई इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m होता है. तो ये एक कर्व आ जाएगी, और जो मोमेंटम है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू ई की अंडर रूट के होता है, या किनेटिक एनर्जी की अंडर रूट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है मोमेंटम. तो उनमें अगर अंडर रूट के बीच में ग्राफ ड्रा करोगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा. कब? जब m कांस्टेंट रहेगा. ये ग्राफ की शेप याद रखनी है. Here we have potential energy. Potential energy क्या है? The energy possessed by a body because of its position in the force field. पोजीशन फोर्स फील्ड के अंदर जब बॉडी की चेंज होगी तो उसके अंदर वर्क होगा, और वो वर्क जो होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा. फोर्स फील्ड से मुराद ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है. तो 3 टाइप्स पोटेंशियल एनर्जी की: ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जिक्र किया गया है. ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ एट हाइट h इज गिवन बाय p को mgh. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ के x स्क्वायर होता है, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो क्यू वी के इक्वल होती है. क्यू वी चार्ज इनटू पोटेंशियल. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ के x स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्यू इंटू वी के इक्वल होती है. ये याद रखिएगा. The gravitational potential energy at the center of Earth and outside the gravitational field is zero because there is no force field. Okay. Work energy principle. Work done on a body is equal to change in its kinetic energy. This is called kinetic energy. Work energy principle. जब किसी बॉडी पे वर्क करते हो वो उसकी किनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. कितनी किसी बॉडी की किनेटिक एनर्जी में चेंज आती है, जितना उस पर वर्क होता है. इसलिए वर्क इज इक्वल टू डेल्टा के ई, चेंज इन किनेटिक एनर्जी. वर्क इज इक्वल टू हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस हाफ एम वी आई स्क्वायर. किनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज व्हेन वर्क डन इज पॉजिटिव. किनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेज व्हेन वर्क डन इज नेगेटिव. लेकिन याद रखिए किनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती. डिक्रीज हो सकती है, कम हो सकती है, लेकिन कभी नेगेटिव नहीं होती है. Absolute potential energy. The absolute potential energy of a body is defined as the work done in taking a body from surface of earth to a point at infinity where gravitational force acting on the body becomes zero. और इसका फार्मूला क्या होता है? U इज इक्वल टू, U जो है वो हम इसको डिनोट करते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को. U इज इक्वल माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m ओवर स्मॉल r. लेकिन अगर हम सरफेस ऑफ अर्थ की बात करें, ये जो स्मॉल आर है ये कुछ हाइट से है, तो अगर हम सरफेस ऑफ अर्थ से एग्जैक्टली बात करें तो कैपिटल आर लिखेंगे. तो U इज इक्वल माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m ओवर कैपिटल R. ये होगी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. और याद रखिएगा नेगेटिव साइन जो है वो क्या बताता है? द नेगेटिव साइन शोज दैट द अर्थ ग्रेविटेशन फील्ड फॉर मास m इज अट्रैक्टिव. अर्थ की जो ग्रेविटेशन फील्ड होती है बॉडीज़ के लिए अट्रैक्टिव होती है. आल्सो व्हेन R
इक्वेशन 1 में देखिएगा, व्हेन आर इंक्रीजेस यू इंक्रीजेस, क्योंकि नेगेटिव साइन है, और जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में नेगेटिव साइन आ जाए तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि यू के बढ़ने से आर के बढ़ने से यू की वैल्यू कम होती है, लेकिन जब वो नेगेटिव में कम होती है तो इसका मतलब वो बढ़ रही होती है। इसलिए याद रखें, जब आर इंक्रीज कर रहा होता है तो यू बिकम्स लेस नेगेटिव, मीन यू इंक्रीज कर रहा होता है। द चेंज इन एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, चेंज हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि जब हायर माइनस लोअर निकालेंगे, क्योंकि इन्फिनिटी पे जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी वो ज़ीरो है, और अर्थ के सरफेस के ऊपर जो है माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर कैपिटल आर है। जब चेंज निकालोगे ज़ीरो फाइनल माइनस इनिशियल, ज़ीरो में से माइनस करोगे माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर कैपिटल आर, तो ये प्लस हो जाएगी, चेंज बन जाएगी कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर कैपिटल आर आ जाएगी। एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी का मतलब क्या है, जब हम किसी बॉडी को फेंकेंगे और वो इस तरह इतनी वेलोसिटी से फेंकेंगे वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल रहे हैं, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। इसका फार्मूला था 2 कैपिटल जी कैपिटल एम ओवर कैपिटल आर अंडर रूट, या v इज इक्वल एस्केप इज इक्वल टू 2 स्मॉल जी कैपिटल आर अंडर रूट। और एक और बात याद रखिएगा, escape velocity depends upon the mass of the planet and radius of the planet। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसे आप देख सकते हैं, कैपिटल जी जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये तो सेम रहता है हमेशा, कैपिटल एम और कैपिटल आर लिखा हुआ है। तो एस्केप वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ प्लानेट एंड रेडियस ऑफ द प्लानेट, एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ, एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी। कहीं भी स्मॉल एम जो मास ऑफ द बॉडी जिसको हमने फेंका था वो नज़र नहीं आ रहा, तो एस्केप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द mass of the object, it depends upon the mass of planet and radius of the planet। और इसकी वैल्यू अर्थ के लिए कितनी होती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, या तकरीबन 11 किलोमीटर पर सेकेंड। मून के लिए 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड, और जुपिटर के लिए 61 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, या याद रखिएगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, if a body is dropped from a certain height and let at a height h1, the velocity of the body is v1, जो जीरो भी हो सकती है कुछ, and height h2, velocity is v2, then such that h1 is greater than h2, so v2 is greater than v1, so we can write, when there is no air friction present, loss in potential energy is equal to gain in kinetic energy। आप याद रखिएगा, एनर्जी चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म बट टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। दिस इज व्हाट वी कॉल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म तो चेंज हो जाती है, लेकिन टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट होती है। जब किसी हाइट के ऊपर आप बात करते हो तो वहाँ पोटेंशियल एनर्जी होती है, जब आप किसी बॉडी को वहाँ से गिराते हो तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है, और जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड वो सारी की सारी जो है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें इंटर कन्वर्जन हुई है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई है, क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, तो एनर्जी जो है वो फॉर्म तो बदलती है लेकिन टोटल एनर्जी ऑलवेज मीन्स कांस्टेंट। तो बताया गया है कि जब हम किसी हाइट से गिराते हैं जिसको हाइट h1 कहा गया है, और हम किसी हाइट h2 पे नोट करते हैं कि क्या हुआ, जो h2 हाइट है वो h1 से लेस है, नीचे कम है, इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कम होगी है। कितनी कम होगी, mgh1 माइनस mgh2 इज इक्वल हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर। अगर आप mg कॉमा लें, mg इंटू h1 माइनस h2 इज इक्वल हाफ m इंटू v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। तो m से m कट गया, g इंटू h1 माइनस h2 इज इक्वल हाफ v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ये फार्मूला याद रखिएगा। और अगर तो एयर फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है तब पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में ही कन्वर्ट होगी, लेकिन अगर एयर फ्रिक्शन मौजूद है तब कुछ जो पोटेंशियल एनर्जी है वो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में भी कन्वर्ट हो जाएगी। तो फिर हम लिखेंगे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, mgh इज इक्वल हाफ mv स्क्वायर प्लस f इंटू h। Here we have some non-conventional sources of energy, energy from tides, जो कि जिसका जो काज होता है वो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द
मून होती है, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून ऑन द अर्थ होती है। ये एनर्जी की एक टाइप है। ये नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, मीन इनको हम इतने कन्वेंशनल तौर पे यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन अगर इनको यूज़ करेंगे तो इसके एनर्जी जो है वो एनर्जी की नीड्स जो है पूरी की जा सकती हैं। एनर्जी फ्राम वेव्स, सोलर एनर्जी जो है एनर्जी obtained फ्रॉम द सन है, और इसके अंदर सोलर कांस्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट है, अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो 1 सेकंड में 1 स्क्वायर मीटर पर एवरी डे जो फॉल करती है, उसकी वैल्यू 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर होती है, इसको हम सोलर कांस्टेंट कहते हैं। और उसके अलावा एनर्जी फ्राम बायोमास है, एनर्जी फ्राम वेस्ट प्रोडक्ट्स है, जियोथर्मल एनर्जीज हैं। ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। इनको बुक से एक बार पढ़ लीजिएगा, इनमें से कुछ ऑब्जेक्टिव जो है वो आ सकता है। अल्लाह हाफिज़, गुड लक।